आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली फौज के लिए गजा बना कब्रिस्तान। इजरायली फौज पर हमास के हमलों में आई बड़ी तेजी। ईरान का इजराइल के खिलाफ जीत का ऐलान। आला ओहदेदार का कहना नेतन्याहू नाकाम। सिमी पर पाबंदी रहेगी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुनवाई की अर्जी। मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ NEMSU ने फूका बिगुल। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत की बड़ी टेंशन। जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। उर्दू जुबान के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया धरना। श्री जिनपिंग को एस जयशंकर ने दिया PM मोदी का पैगाम से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। ओडिशा में खुदकुशी करने वाली तलबा की मौत। प्रोफेसर पर लगाया था हिरासा करने का इल्जाम। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में इजरायली फौज के खिलाफ हमास और तमाम फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमलों में बड़ी तेजी आई है। हमास ने एंटी टैंक मिसाइल दागकर 3 से ज्यादा इजरायली फौजियों को जख्मी और हलाक कर दिया। साथ ही अल-कस्साम ब्रिगेड ने टाइगर मॉडल की इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों पर भी एंटी टैंक गोले से हमला किया, जिससे साउथ शहर खान यूनिस में इजरायली फौजी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब अल-कुदस ब्रिगेड ने भी अपने लड़ाकों के जरिए गजा शहर में सुजैया में मलुक्का किस्म की गाइडेड मिसाइल से इजरायली फौज के कमांड एंड कंट्रोल साइट को निशाना बनाते हुए वीडियो जारी की। फिलिस्तीनी लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों से नेतन्याहू की हालत खराब है, क्योंकि अब इजरायली फौज ने भी उसके खिलाफ उतरते हुए बड़ी बगावत का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू को ट्रंप के कहे मुताबिक गजा में फौरन एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाकर तैयार करनी है। इस सिटी में पूरे गजा से तकरीबन 6 लाख फिलिस्तीनियों को जमा करके कंसंट्रेशन कैंप्स में रखने का इजरायली मंसूबा है, जिसको रोकने के लिए हमास गजा में इजराइल से लड़ रहा है। फिलिस्तीनियों के मजीद कत्लेआम को रोकने के लिए गजा में हमास इजरायली फौज पर अपने हमलों को बढ़ाता जा रहा है। अब एक बार फिर हमास ने एक और बड़ा हमला कर इजरायली फौजी हलाक किए हैं। न्यूज वेबसाइट अल मयादीन के मुताबिक नॉर्थ गजा में उनके टैंक पर मिसाइल हमले में 3 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए और 3 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिससे गजा जंग में कब्जे वाले इलाके में मरने वाले फौजियों की कुल तादाद 893 हो गई। इजरायली मीडिया के जरिए तस्दीक की गई मालूमात के मुताबिक 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के 3 फौजी आज दोपहर लगभग 12 बजे अपने टैंक के अंदर मारे गए। वो जवालिया में हमास से लड़ते और इलाके में गजा वालों के घरों को तोड़ने के मिशन पर गए थे। बयान में कहा गया है कि हमास के मिसाइल हमले के बाद टैंक में आग लग गई है, जिससे यह इशारा मिलता है कि फौजियों की गाड़ी के अंदर फंस जाने के बाइस ये हादसा हुआ। मारिव मीडिया ने तस्दीक की कि फौज के पास एक मरकावा मार्क 4 टैंक था, जिसके बारे में तेल अवीव का दावा है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे महफूज टैंक है। यह हालत है उस देश की फौज और उसकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो दुनिया भर में सबसे हाईटेक होने का दावा करती है। हमास और फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए इजराइल की मिलिट्री धूल बराबर भी नहीं है, तभी वो इतनी आसानी से इजरायली फौज को धूल में मिला रहा है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद की फौजी यूनिट अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी इजरायली फौजियों पर मिसाइल दागते हुए एक वीडियो जारी की है। इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की फौजी यूनिट अल-कुद्स ब्रिगेड ने अपने लड़ाकों के जरिए गजा शहर के सुजाया में मलुक्का किस्म की गाइडेड मिसाइल से इजरायली फौज के कमांड एंड कंट्रोल साइट को निशाना बनाया। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अल-कुद्स के लड़ाके मिसाइल तैयार कर रहे हैं और इजरायली फौज पर निशाना लगाकर मिसाइल दाग रहे हैं। गजा में हमास के हाथों लगातार नुकसान उठा रही इजरायली फौज भी अब नेतन्याहू की सनक से तंग आ चुकी है। गजा में ह्यूमैनिटेरियन सिटी को लेकर इजरायली फौज को लगातार मौत के मुंह में धकेलने का इल्जाम लगाते हुए इजरायली मिलिट्री अब नेतन्याहू के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। द गार्जियन के मुताबिक इजरायली फौज ने गजा ह्यूमैनिटेरियन सिटी प्लान की मजम्मत की है। इससे पहले इजरायली साबिक PM एहूद ओलमर्ट ने इस सिटी की बराबरी हिटलर जैसे कंसंट्रेशन कैंप से की थी। इसके साथ ही इजरायली फौज ने भी इस सिटी के प्लान का विरोध किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में तनाजा खुलकर सामने आ गया, जब IDF के चीफ ऑफ स्टाफ इयोल जमीर और नेतन्याहू के बीच झड़प हो गई। चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ तौर पर इसे इजरायली PM की सनक करार दिया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जीत का ऐलान किया। आला अफसरान का कहना है कि नेतन्याहू खामेनेई को इक्तदार से हटाने में नाकाम रहे। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि नेतन्याहू बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं
और उनका ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को इक़्तिदार से बेदखल करने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। ईरान ने इजराइल पर स्ट्रैटेजिक जीत का ऐलान करते हुए दावा किया है और कहा है कि नेतन्याहू का ईरान के इक़्तिदार की तब्दीली का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तेहरान का कहना है कि इस्लामिक जमहूरियत 12 दिनों तक चली जबरदस्त जंग में बच गई। उनके मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि इजराइल जंग हार गया। ईरान के आला सिफारतकार ने दहाड़ते हुए कहा, उनका मकसद हमें इक़्तिदार से बेदखल करना था, लेकिन वो नाकाम रहे। सीरिया के लिए अमेरिका के खुसूसी थॉमस बैरक ने अपने हालिया बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके अल्फाजों को गलत तरीके से पेश किया गया है और सीरिया लेबनान के लिए कोई खतरा नहीं है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में बैरक ने लिखा कि मेरा तबसरा हकीकत में हाल के सालों में सीरिया के जरिए की शानदार तरक्की की तारीफ करने के लिए था, न कि लेबनान के लिए किसी खतरे की पहचान करने के लिए। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पाबंदियां हटाए जाने के बाद सीरिया इस तारीखी मौके का फौरन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बैरक ने आगे कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि सीरियाई मकसद केवल लेबनान के साथ पुरअमन ताउन करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की फरहमी का वादा करते हुए यूक्रेन के साथ दुश्मनी खत्म न करने पर रूस पर सख्त माली जुर्माना लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में नाटो के सेक्रेटरी मार्क रूट के साथ एक बैठक के दौरान कहा, अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता है तो हम बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, लगभग 100% टैरिफ। कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिंग ने कहा कि पाबंदियां और टैरिफ उनके टूल बॉक्स के दोनों हथियार हैं और आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा कि अगर रूस सितंबर की शुरुआत तक मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम है तो उसे दोनों ही इक़दामात का सामना करना पड़ सकता है। असम में लगातार मुसलमानों को उनके मजहब के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। हालिया दिनों प्रदेश की हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत ने अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर डेमोलिशन की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुस्लिम खानदान आहत हुए। आलम यह है कि भारी बारिश और गर्मी के मौसम में प्रभावित परिवार खुले में रहने को मजबूर हैं। वहीं असम के गुवाहाटी शहर में आज नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक बड़ा मुखालिफत प्रोटेस्ट शुरू किया गया। बता दें कि मुसलमानों को विदेशी और बांग्लादेशी के नाम पर नो मैंस लैंड में धकेल दिया गया है। इसी के खिलाफ आज ये आवाज असम हुकूमत के खिलाफ उठी है। ये प्रोटेस्ट असम में मुसलमानों पर हो रही ज्यादती और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ है। नेमसू की इस मुखालफत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की टेंशन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत कामकाज में उर्दू जुबान को तरजीह दिए जाने पर तनाजा गहराता जा रहा है। हाल ही में नायाब तहसीलदार के ओहदे पर भर्ती के लिए उर्दू को कंपलसरी बनाए जाने पर बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत कामकाज में उर्दू जुबान को तरजीह दिए जाने पर तनाज़ा गहराता जा रहा है। हाल ही में नायब तहसीलदार के ओहदों पर भर्ती के लिए उर्दू को कंपलसरी बनाए जाने पर बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने नायब तहसीलदार के ओहदों पर भर्ती के लिए उर्दू कंपलसरी कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के कई MLA ने मुखालफत करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 2007 के भड़काऊ तकरीर मामले में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत में चल रही सुनवाई को रियासत से बाहर ट्रांसफर करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर साल 2001 से दहशतगर्दी और गैर कानूनी कामों में शामिल होने के इल्जाम पर पाबंदियां लगे हुए हैं। साल 2024 में अदालत ने सिमी पर लगे पाबंदियों की समय सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाने वाले हुक्म की तस्दीक की थी। इस दरख्वास्त पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की है। इस दौरान दरख्वास्त गुजारकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने अपने आप को सिमी का साबिक सदस्य बताया। साथ ही दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से दावा किया गया कि सिमी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इन तंजीम का कोई वजूद नहीं बचा है।
हालांकि अदालत के जरिए सिमी पर पाबंदी को बढ़ाने वाले हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने बीजिंग में एससीओ बैठक के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने सदर मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर ने पीर सुबह की बैठक के दौरान बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की। वजीर खारजा ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ वज़राए खारजा के साथ सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। ओडिशा के बालासोर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा ने सोमवार 14 जुलाई की रात दम तोड़ दिया। एम्स भुवनेश्वर में उसका इलाज जारी था। डॉक्टरों का कहना है कि तालिबा तकरीबन 95% जल चुकी थी और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उड़ीसा के वजीर आजम मोहन मांझी ने तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और मुलजिम को सख्त सजा दिलाने का यकीन भी दिलाया है। दूसरी तरफ मुलजिम प्रिंसिपल को 14 दिन की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस केस में प्रिंसिपल दिलीप घोष और तालीमी महकमे के अफसर समीर कुमार साहू को गिरफ्तार किया जा चुका है। इल्जाम है कि इन्हीं के जुल्म व ज्यादती की वजह से तालिबा को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं बालासोर में यौन इस्तेहसाल से तंग आकर तालिबा के खुदसोजी के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस वाक़े को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला किया है, जबकि उड़ीसा के गवर्नर ने अफसोस जताते हुए तालीमी इदारों में हिफाजत को मजबूत करने पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, उड़ीसा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे तौर पर बीजेपी के सिस्टम की वजह से हुई है। बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले वोटरों की फहरिस्त का खास और गहराई से जायजा लिया जा रहा है। इस मुहिम के तहत अब तक 35 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने का फैसला किया गया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो या तो इंतकाल कर चुके हैं, हमेशा के लिए किसी और जगह मुंतकिल हो चुके हैं, या जिनका नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट के इस खास गहरे जायजे के दौरान अब तक 83.66% गिनती फॉर्म हासिल किए जा चुके हैं। अब तक के आंकड़ों से मालूम हुआ है कि 1.59% यानी 12,55,620 वोटर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 2.2% यानी 17,37,336 वोटर हमेशा के लिए दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं। इन आंकड़ों की बुनियाद पर 35,69,435 नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कल यानी बुधवार को यमन में मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन शायद कोई उम्मीद अभी भी बाकी है। निमिषा को बचाने के लिए सुन्नी मुस्लिम मजहबी रहनुमा AP अबूबकर मुस्लियार आगे आए हैं। निमिषा प्रिया के पास सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची हुई है। निमिषा 2017 से जेल में बंद हैं। उन पर यमन के शहरी तलाल अब्दो मेहदी को ड्रग्स का ओवरडोज देकर हत्या करने का इल्जाम है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। इल्जाम है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में लेकर रखा था और उसे परेशान कर रहा था। निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कोशिशें की गईं। कल निमिषा को मौत की सजा दे दी जाएगी। इन सारी उम्मीदों के खत्म होने के बाद भी निमिषा प्रिया को बचाने के लिए अब सुन्नी मुस्लिम रहनुमा AP अबूबकर मुस्लियार आगे आए हैं। मालूमात से पता चला है कि मुस्लिम मजहब के लोग उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 94 साल के मुस्लियार ने यमन में इस्लामिक मजहब के बड़े लोगों से बातचीत की है। इसके अलावा वो तलाल अब्दो मेहदी के खानदान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए एक अहम हुक्म जारी किया है। DGCA ने कहा है कि भारत में रजिस्टर्ड तमाम बोइंग प्लेन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विच की मुकम्मल जांच की जाएगी। साथ ही ऑपरेटर्स को यह हिदायत दी गई है कि जांच मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का प्लेन उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब उसके दोनों इंजनों में फ्यूल की कमी हो गई, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही लम्हों बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की हालत में चले गए थे।
एक्सपर्ट का कहना है कि इंजन को फ्यूल देने और रोकने के लिए जो स्विच इस्तेमाल होते हैं उनका अचानक हरकत करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल है। भारत की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्पेस से सही सलामत जमीन पर लौट आए। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एक्सएम मिशन 4 के लिए 18 दिनों तक खला में रहने के बाद सही सलामत जमीन पर लौट चुके हैं। ड्रैगन ग्रेस स्पेसक्राफ्ट ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो के समुद्री साहिल पर सलामती के साथ लैंड किया। आसमान से समुद्री साहिल पर उतरने की मुहिम में 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ड्रोन पैराशूट को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेन पैराशूट को खोला गया और उसके कुछ ही मिनट के बाद स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ने समुद्र में लैंड किया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।